हेलो विद्यार्थियों, लेक्चर नंबर 8 के क्लास 12 के फिजिक्स के पार्ट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 8 के पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। इसमें मैं आपको जो है संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की विशेषता के संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की संपूर्ण व्याख्या के बारे में बताने के लिए बात कही थी विद्यार्थियों। अब उसका समय आ चुका है। हम लोग संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की बातों को यहाँ पर ओपन करते हैं। सबसे पहले आपको इस संयोजन की परिभाषा बताते हैं कि संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। विद्यार्थियों, आप श्रेणी क्रम संयोजन की बात से समझने की कोशिश करें। सपोज करिए कि ये मेरे पास कोई 3 कैपेसिटर हैं और मैंने आपको श्रेणी क्रम में समझाया था कि तीनों के जो कैप वाले हिस्से हैं विद्यार्थियों, इनको आप इमेजिन करिए ये पॉजिटिव हैं और विदाउट कैप वाले जो हिस्से ये निगेटिव हैं। विद्यार्थियों, अब यहां सबसे टॉप क्लास की परिभाषा ये आ रही है, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। जब संयोजन में आने वाले सभी संधारित्रों के धन प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा उनकी ऋण प्लेट को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, डिफिनेशन ध्यान दें। संधारित्रों के संयोजन में आने वाले सभी संधारित्रों के धन प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा उनके ऋण प्लेट को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। आपने श्रेणी क्रम संयोजन में देखा था, संधारित्रों के संयोजन में आने वाले सभी संधारित्रों में से पहले संधारित्र के धन प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा उसकी ऋण प्लेट को दूसरे संधारित्र के धन प्लेट से, दूसरे संधारित्र के ऋण प्लेट को तीसरे संधारित्र के धन प्लेट से जोड़ा जाता है और ऐसे संयोजन को आगे बढ़ाया जाए, तो इस प्रकार के संयोजन को संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आज के क्लास में आपको समझना है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, तो आप यही जवाब देंगे, संधारित्रों के संयोजन में आने वाले जब सभी संधारित्रों के धन प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा उनके ऋण प्लेटों को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। आप इस परिभाषा को अपने कॉपी में नोट डाउन करें। तो आपने प्रतिरोधों के जो है संधारित्रों के जो है समांतर क्रम संयोजन को समझा कि संधारित्रों के संयोजन में आने वाले जब सभी संधारित्रों के धन प्लेटों को जो है बैटरी के धन टर्मिनल से तथा उनकी ऋण प्लेटों को जो है बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को जो है हम संधारित्रों का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। आप इसका आरेखात्मक विवरण लें। आप देख रहे हैं मैंने 3 संधारित्रों को व्यवस्थित किया है। ये संधारित्र की सब धन प्लेटें हैं, ये इधर संधारित्र की ऋण प्लेटें हैं। मैंने संधारित्रों के संयोजन में समस्त धन प्लेटों को जो है बैटरी के धन टर्मिनल से मतलब एक बिंदु से तथा उनकी ऋण प्लेटों को जो है दूसरे बिंदु अर्थात बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया है। इस प्रकार के संयोजन को संधारित्रों का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। जब संधारित्रों के संयोजन में आने वाले सभी संधारित्रों की धन प्लेटों को एक बिंदु से अर्थात बैटरी के धन टर्मिनल से तथा उनके ऋण प्लेटों को जो है दूसरे बिंदु से तथा बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को हम संधारित्रों का जो है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। विद्यार्थियों, अब अगर आप पूरे सर्किट को ध्यान दें यहाँ पर, जिससे आपने 20 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, अगर आपने 20 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है तो एक स्वाभाविक सी बात है क्यू कूलाम का आवेश इसमें जाएगा, बट के बिंदु पर जाकर के इस आवेश को 3 शाखाओं में बंटना होगा, क्योंकि आगे की ओर 3 ब्रांचेज हैं। तो मैंने लेटस कर लिया कि अगर ये C1 है, ये C2, ये C3 है, तो मैंने मान लिया कि C1 को जो आवेश मिला वो Q1 मिला और C2 को जो आवेश मिला वो Q2 मिला और C3 को जो आवेश मिला वो Q3 मिला। और हमें ये स्पष्ट रूप से मालूम है, कि जो Q1 है, जो Q2 है और जो Q3 है, ये सब मिला करके योग किसके हैं? क्यू के। मतलब क्यू से ही आए हैं, क्योंकि आवेश संरक्षण का नियम कहता है आवेश ना तो उत्पन्न होता ना नष्ट होता है, तो जितना दिए उतने ही मिलेगा ना। तो Q1 Q2 Q3 सेक्शन में डिवाइड हुआ। C1 को मिला Q1, C2 को मिला Q2, C3 को मिला Q3। वापस से ये Q1 Q2 Q3 आपस में जुड़ करके क्यू कूलाम में बन गए और फिर 20 वोल्ट की ऋणात्मक टर्मिनल पर आ गए। विद्यार्थियों, यहां पर ऑब्जर्व करते हैं इनकी विशेषता की। अगर हमने अपने संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा है, तो समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों में आवेश भिन्न भिन्न होगा। जी बिल्कुल, समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों में आवेश भिन्न भिन्न होगा। समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों में आवेश क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। लेकिन विद्यार्थियों, अगर आप विभवांतर की बात करें तो विभवांतर एक समान होगा। ऐसा कैसे? आप एक काम करें, C1 का विभव बिंदु ढूंढें। C1 का विभव बिंदु है VA
और बीबी, C2 का ढूंढें BA और BB, C3 का ढूंढें BA और BB। आप हमें बताएं लेक्चर नंबर 7 के पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से, अगर विभव बिंदु समान है, अगर विभव बिंदु समान है तो आप फोकस करके बताएं उनका विभवांतर समान नहीं होगा। तो तीनों के तीनों संधारित्र का विभव बिंदु क्या है? VA BB। तो BB माइनस VA बराबर डेल्टा V, और वो डेल्टा V यहां पर V है। विद्यार्थियों अब हम डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप डेरिवेशन को समझने का प्रयास करें कि डेरिवेशन में आपको क्या बताया जा रहा है। जो भिन्न होता हूं उसको लेंगे। चूंकि समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में, चूंकि समांतर क्रम संयोजन में, चूंकि समांतर क्रम संयोजन में आवेश भिन्न भिन्न होता है, आवेश जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, आवेश भिन्न भिन्न होता है। अगर समांतर क्रम संयोजन में आवेश भिन्न भिन्न होता है तो चालक की धारिता से चल लीजिए, चालक की धारिता से, चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर Q बटा V। आवेश भिन्न भिन्न होगा तो इस बार आवेश के संदर्भ में लेना है तो Q बराबर CV, समीकरण नंबर 1 है। अब Q बराबर CV को संपूर्ण परिपथ पर लागू करिए। Q बराबर CV को पूरे संयोजन हेतु, Q बराबर CV को पूरे संयोजन हेतु, अगर Q बराबर CV पूरे संयोजन पर लागू हो तो आप चेक करके बताइए Q1 बराबर C1 इंटू V होगा, Q2 बराबर क्या होगा? C2 इंटू V होगा, और Q3 बराबर क्या होगा? C3 इंटू V होगा। ये समीकरण नंबर कितना है? 2। फोकस करिए। Q1 बराबर C1 इंटू V, Q2 बराबर C2 इंटू V, Q3 बराबर C3 इंटू V। इसको देखने से साफ पता चल रहा है कि समांतर क्रम में आवेश भिन्न भिन्न, लेकिन विभव या विभवांतर क्या है? समान है। चूंकि समांतर क्रम संयोजन का, समांतर क्रम संयोजन का, संयोजन का तुल्य आवेश, क्लास के सारे बच्चों को मालूम है समांतर क्रम संयोजन का तुल्य आवेश मतलब ये Q कूलाम का आवेश गया तो कितने सेक्शन में डिवाइड है? Q1 Q2 Q3। तो इसका मतलब Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है। ये समीकरण नंबर कितना है? 3। अगर हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 से Q1 Q2 व Q3 का मान समीकरण 3 में रखें, समीकरण 3 में रखें तो आप बताइए क्या मिलेगा आपको? Q बराबर Q1 C1 इंटू V प्लस Q2 C2 इंटू V प्लस Q3 C3 इंटू V। सही है। आप इन सारे पदों में से V को कॉमन कर सकते हैं। अगर V कॉमन हुआ तो इसका मतलब V कोष्टक में C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर आप इसे समीकरण नंबर 4 घोषित करें तो आप जरा समीकरण 1 और 4 देखिए, दोनों का LHS बराबर है। समीकरण 1 व समीकरण 4 से चाहे आप ये बोले LHS बराबर है, चाहे आप ये कहें हम वैल्यू पुटअप करेंगे। जगह सीमित है विद्यार्थियों, आप इस स्टेप का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि डिफिनेशन आपके पास हो जाए, फिर मैं आपको समझाने की चेष्टा करूं। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, अगर समीकरण 1 और 4 से देखेंगे तो CV बराबर कितना होगा? V कोष्टक में C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल हो जाएगा तो C बराबर क्या हुआ? C1 प्लस C2 प्लस C3। आपने एटलीस्ट फाइनली किया है कि अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़े हो तो 1/C बराबर कितना आया है? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम है। और अगर आपने समांतर क्रम में जोड़ा है तो C1 प्लस C2 प्लस C3 समांतर क्रम है। आइए दोनों बात संधारित्रों के लिए,
समांतर क्रम है। और क्लास के अगर हर एक बच्चे इसे चेक करें, श्रेणी क्रम को दो संधारित्रों के लिए, श्रेणी क्रम को दो संधारित्रों के लिए, तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो इसका मतलब साफ है कि 1/c बराबर कितना हो जाएगा, c2 प्लस c1 आप पूरे के बटा c1 इंटू c2। अगर c बराबर निकालेंगे तो c1 इंटू c2 आप पूरे के बटा c1 धन c2। ये दो के लिए श्रेणी क्रम में लागू हो जाएगा। अब यहां पर एक पीटीआर ये आता है, पीटीआर इसमें समांतर क्रम में यदि सी फैराड के n संधारित्र श्रेणी क्रम में है, तो क्लास का हर एक बच्चा अगर इसका सी तुल्य निकालेगा तो n इंटू सी हो जाएगा। भाई C1 C2 C3 सब आपस में C हो, तो इसका मतलब साफ है कि सारे के सारे संधारित्र आपस में C हो जाएंगे। तो एक संधारित्र में उसकी संख्या का गुणा कर देंगे तो टोटल धारिता निकल जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। और आप यहाँ से एक बात बहुत ध्यान से सोचें, आपको समझाएं, आप स्टेप का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको उद्देश्य समझाता हूँ। फिगर वाला क्राइटेरिया मिटा करके यहीं पर आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। जब आपने समांतर क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो श्रेणी क्रम में आपको धारिता कितनी मिली, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 मिला। इसको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ जो धारिता मिलेगी वो मिन मिलेगी, क्योंकि व्युत्क्रम है, यहाँ धारिता मिन मिलेगी। और आपको विशेषता समझा देना, श्रेणी क्रम में जोड़े गए संधारित्रों की जो तुल्य धारिता होती है वो संयोजन में आने वाले सबसे छोटे संधारित्र के मान से भी कम होता है। यहाँ पर आपको सी मिन प्रोवाइड होगा। कितना प्रोवाइड होगा, सी मिन मिलेगा। अगर आप इसे वापस से आगे की ओर लेकर के चलने की कोशिश करें तो आपने देखा है C बराबर आपको मिला है C1 प्लस C2 प्लस C3 मिला है। अगर आपने C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऑब्जर्व किया है तो यहाँ पर आप चेक करें कि यहाँ पर जो C मिल रहा है आपको वो मैक्स मिल रहा है। और C मैक्स का क्या मतलब है, C मैक्स का मतलब है कि अगर आपने संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ा है, तो समांतर क्रम में जोड़े गए संधारित्रों की जो तुल्य धारिता होती है वो संयोजन में आने वाले सबसे बड़े धारिता के मान से भी अधिक होता है। तो आपने एक बार देखा कि C मिन हो गया, दूसरी बार देखा C मैक्स हो गया। अब आप थोड़ा सा विचार करें B बराबर Q बटा C पे। आप एक चीज़ यहाँ से अगर फोकस करेंगे तो B बराबर Q बटा C पे एक बार आपको C कितना मिला, मैक्स मिला, तो जिस बार C मैक्स मिला उस बार V मिन हो जाएगा। और एक बार आपने देखा कि V बराबर Q बटा C अगर चेक करें तो एक बार C आपको कितना मिल रहा, मिन, तो दूसरी बार जो है आपका V ऑटोमेटिकली मैक्स हो जा रहा है। लोगों का टारगेट पूरा हुआ, संधारित्रों को जोड़ने के लिए इसीलिए सोचे थे एक बार धारिता का मान बढ़ा देंगे तो सर्किट में वोल्टेज का मान कम हो जाएगा, एक बार धारिता का मान अगर घटा देंगे तो सर्किट में वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। इसीलिए लोगों ने संधारित्रों को, दो या दो से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ने या मिलाने की क्रियाविधि को फॉलो किया था। विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में बस इतना ही, शेष के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।